शुरुआत करेंगे मालेगांव ब्लास्ट केस से, जहां पर क्लीन चिट मिलने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने आतंकवाद पर बड़ा प्रहार किया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने साफ कहा कि आतंकवाद का रंग हरा होता है। उन्होंने कहा कि हरे रंग के झंडे के नीचे आतंकवाद फैलाया जाता है। प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान का कांग्रेस समेत कई मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से विरोध किया गया है। कौन कहता है कि रंग नहीं होता? निश्चित रूप से रंग होता है, और ये हरा रंग लेकर के मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित है। ये बयान मैं समझता हूँ कहीं न कहीं इस्लामोफोबिया से प्रेरित है। आतंकवाद एक बीमारी है और ये बीमारी हर जगह पाई जाती है। मालेगांव ब्लास्ट में बरी हुई बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के आतंकवाद पर दिए एक बयान से कोहराम मचा है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि आतंकवाद का रंग हरा होता है। उन्होंने कहा रंग के झंडे के नीचे आतंकवाद फैलाया जाता है। कौन कहता है कि रंग नहीं होता? निश्चित रूप से रंग होता है, और ये हरा रंग लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने हमारे पहलगाम में जिस प्रकार से पूछ पूछ के तुम हिंदू हो हम मारते हैं, तुम हिंदू हो हम मारते हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने कपड़े उतरवा करके लोगों की परीक्षण किया और हिंदू है इसलिए मारा, तो इसलिए मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित है। कांग्रेस को खुश करने के लिए ये सब किया गया, और कांग्रेस इससे खुश होती है। आतंकवादियों के लिए रोती है और हिंदुओं को निश्चित रूप से प्रताड़ित करती है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के जुबानी तीर से सियासी हड़कंप मच गया। सियासी समर में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ सबसे पहले मोर्चा संभाला कांग्रेस ने। पहलगाम में धर्म होता है, मालेगांव में नहीं होता है। पहलगाम में धर्म होता है, धर्म पूछ के ही मारते हैं, और जो है बम्बई ब्लास्ट में धर्म होता है, बाकी जगह धर्म नहीं होता है। जब अदालत ने कोई चीज़ कह दी है तो अदालत ने तो ये भी कह दिया है कि उनके जितने प्रताड़ना की उन्होंने जो बातें की हैं वो बातें जो है बेसलेस हैं। अदालत ने उनको स्वीकार नहीं किया। मालेगांव का जो आखिर फैसला माननीय कोर्ट का होता है, और कोर्ट में प्रज्ञा ठाकुर के पक्ष में फैसला आया है, और वो जो बात कह रही हैं मुझे लगता है कि वो सही कह रही हैं। उन पर दबाव था, उनको टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने सनातन धर्म की वो एक अनुयायी हैं, उन्होंने किसी प्रकार का झूठ बोलने से मना किया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान आतंकवाद का धर्म भी होता है और रंग भी होता है वाले बयान पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी तीखा विरोध किया। भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद और इस्लाम आतंकवाद और मुसलमान आतंकवाद की जो रट लगाने वाले लोग हैं वो मजहब को क्यों मोरिद इल्जाम ठहराते हैं? आतंकवाद एक बीमारी है और ये बीमारी हर जगह पाई जाती है। ये बयान मैं समझता हूँ कहीं न कहीं इस्लामोफोबिया से प्रेरित है। जिन लोगों ने ये पहलगाम में किया है उसकी हर मुसलमान ने निंदा की है, हर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने, हर मुस्लिम नेता ने, और बल्कि हम तो सरकार के साथ इस हद तक खड़े हो गए थे कि सरकार हमें कहे कि हम पाकिस्तान में जाके उन लोगों को खुद मारने को तैयार हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी आरोपियों को बरी करने वाले फैसले में एनआईए की विशेष अदालत ने कहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अब कोर्ट से बरी होने के बाद प्रज्ञा ठाकुर ने आतंकवाद का रंग हरा होता है जैसे बयान देकर राजनीति में तूफान ला दिया है। उनके बयान का जमकर विरोध हो रहा है। तो उधर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने मालेगांव धमाके पर कोर्ट के फैसले को लेकर के बड़ा बयान दिया है। कहा कि सनातन को बदनाम करने के लिए सोची समझी साजिश थी। भगवान को बदनाम करने की साजिश के खिलाफ कोर्ट का निर्णय प्रशंसनीय है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सनातन को बदनाम करने के पीछे सभी लगे रहते हैं, लेकिन ना हम झुकेंगे ना रुकेंगे। जो कहानी प्रायोजित तरीके से भगवा को बदनाम करने के लिए, सनातन को बदनाम करने के लिए लिखी गई थी, वो कोर्ट के ही द्वारा उस कहानी का पर्दा खुल गया कि ना कभी भगवा आतंकवाद था, ना कभी भगवा आतंकवाद हो सकता है। भगवा हिंसा नहीं अहिंसा चुनता है। भगवा सबको अपना बना करके रखता है। भगवा हमेशा सबको गले लगाने की विचारधारा प्रस्तुत करता है। तो कभी भी भगवा आतंकवाद नहीं हो सकता।
तो उधर बिहार में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद इस पर सियासत का एक नया एंगल जोर पकड़ रहा है। तेजस्वी यादव इलेक्शन कमीशन पर नाम हटाने का आरोप लगाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विवादों से घिरते जा रहे हैं। तो पहले तो निर्वाचन आयोग ने उनके आरोपों को गलत साबित किया और अब उन पर गैर कानूनी तरीके से 2 वोटर आईडी रखने के आरोप लग रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। हिंदी में एक बेहद मशहूर मुहावरा है, आ बैल मुझे मार, यानी मुसीबत को खुद ही दावत दे देना। निर्वाचन आयोग पर नाम काटने का आरोप लगाकर तेजस्वी ने भी कुछ ऐसा ही किया है। निर्वाचन आयोग ने न सिर्फ उनके आरोप को झूठा साबित कर दिया, बल्कि उनके पास 2 वोटर आईडी होने की आशंका भी जाहिर कर दी और अब जांच के लिए उनसे दस्तावेज तलब किए गए हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि उनका एपिक नंबर RAB 2916120 ड्राफ्ट लिस्ट में ही नहीं है, जबकि निर्वाचन आयोग ने RAB 0456228 एपिक नंबर वाले वोटर आईडी के डिटेल साझा किए। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी आईडी दिखाई। निर्वाचन आयोग ने जांच के लिए तेजस्वी से एपिक डिटेल और ओरिजिनल दस्तावेज मांगे हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि उनका एपिक नंबर बदला गया है। निर्वाचन आयोग ने तेजस्वी को 2 वोटर आईडी रखने के लिए नोटिस भेजा है। नेता प्रतिपक्ष ने उसकी मिलान की तो वहां दूसरा आईडी शो करने लगा और उसके बाद में उसमें आने ही नहीं लगा कि नहीं है। जो ये बात चर्चा में कस के आई तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इनका ये है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का मानक है कि परिवार के सारे सदस्यों को एक साथ रहेगा, इनका तुम अलग कैसे कर दिया भाई? इस मामले में एक वकील ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर पटना के दीघा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और कानूनी कार्रवाई की मांग की। तेजस्वी के राजनीतिक विरोधी भी 2 वोटर आईडी के मामले को लेकर हमलावर हैं। 2 एपिक कार्ड नंबर कैसे हैं तेजस्वी यादव जी के पास? क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड थे? क्या तेजस्वी यादव जी आपके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है? ये जघन्य अपराध, ये भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के साथ खिलवाड़ किसने किया है? धारा 31 का 4 घ यह कहता है कि अनैतिक आचरण, तो क्या डबल इपिक नंबर रखना अनैतिक आचरण है या नहीं? अगर अनैतिक आचरण है तो क्या लालू यादव का बेटा होने के चलते आप उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे? अब ये भी जान लीजिए कि वोटर आईडी को लेकर संविधान में क्या नियम है। संविधान कहता है कि एक व्यक्ति के पास एक ही वोटर कार्ड होना चाहिए। एक से ज्यादा वोटर कार्ड रखना कानूनन अपराध है। अगर किसी के पास 2 वोटर आईडी हैं तो एक को रद्द कराना जरूरी है। 2 वोटर आईडी रखने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस अपराध के लिए 1 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। 2 नंबर वाली सियासत पर बिहार में बहस जारी है। निर्वाचन आयोग ने मामले की जांच के लिए तेजस्वी से डॉक्यूमेंट्स की मांग की है। पूरा माजरा क्या है, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए अब बात करेंगे संगम नगरी की, जहां पर बाढ़ ने तबाही मचा दी है और प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों के खतरे के निशान के पार करने की खबर है। आपको बता दें कि करीब 60 से ज्यादा मोहल्ले और गांव में पानी भर चुका है। ये तमाम इलाके पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ का आलम यह है कि पूरा इलाका समुंदर जैसा दिख रहा है। लोग बुरी तरह यहां पर फंसे हुए हैं। गांव का शहर से संपर्क टूट चुका है। गली मोहल्लों में नावें चल रही है और राहत और बचाव का काम इस वक्त तेजी से चल रहा है। अब तक 6000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में पहुंचाए जा चुके हैं। प्रयागराज प्रशासन भी अलर्ट पर बताया जा रहा है और इसके साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के कर्मचारी लगातार रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। प्रयागराज की तस्वीर के साथ ही वाराणसी, पटना, देहरादून, चित्रकूट और बलरामपुर की तस्वीरें भी देखिए, जहां पर पूरी तरह से जल सैलाब आया हुआ है। लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है और लिहाजा प्रशासन भी लगातार सतर्क नजर आ रहा है।
पानी में डूबा प्रयागराज। गंगा यमुना के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ के हालात। सड़कों पर नजर आ रही है नाव। प्रयागराज के हालात समझने हैं तो इस तस्वीर को देखिए। बेबस पिता अपने नवजात बच्चे को कैसे पानी के बीच अपने हाथों में उठाकर पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। आज के दिन अगर आप प्रयागराज जाएंगे तो ऐसी तस्वीरें आपको हर मोहल्ले, हर गली में देखने को मिल जाएंगी। संगम नगरी प्रयागराज इस समय भीषण बाढ़ संकट से जूझ रही है। गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे शहर के 60 से ज्यादा मोहल्ले और गांव जलमग्न हो गए हैं। पूरा इलाका समुद्र जैसा नजर आ रहा है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है और राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। हर तरफ पानी का राज, डूब रहे हैं तीर्थराज। प्रयागराज में हालात बेकाबू हैं। गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर ऊपर पहुंच चुका है। शहर गंगा पार और यमुना पार के 106 से ज्यादा इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। दारागंज में सड़कों पर गंगा बह रही है और मां सरस्वती का मंदिर पूरी तरह पानी में डूब चुका है। शहर के हालात देखते हुए खुद डीएम मनीष वर्मा एनडीआरएफ की टीमों के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंचे और फंसे लोगों से हालचाल लिया। डीएम ने घरों में फंसे लोगों से तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की और ये चेतावनी भी दी कि जलस्तर अभी और बढ़ेगा। ये हम लोग आपके लिए आए हैं नाव लेके। मैं जिलाधिकारी हूँ, हमारी पूरी टीम जी सर। हम लोग आए हैं आपको देखने के लिए कि कहीं आप बाढ़ में फंसे न हो। आपको अगर किसी भी सहायता की आवश्यकता हो, हम लोग के शरण बने हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग रुके हैं, आप भी चल सकते हैं। पलायन को मजबूर लोग। राहत शिविरों में लगी भीड़। शहर में बनाए गए 18 राहत शिविरों में अब तक 7,000 से ज्यादा लोग शरण ले चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रयागराज की सड़कों पर अब नावें चल रही हैं। कई मोहल्लों में कमर तक पानी भरा है और लोग पलायन को मजबूर हैं। प्रशासन की तरफ से खाना बांटा जा रहा है और फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जन सैलाब के बीच प्रयागराज इस वक्त संकट के दौर से गुजर रहा है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के 17 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और सैलाब का ये सितम बलिया से लेकर कानपुर तक लोगों के लिए चुनौती की वजह बना हुआ है।